इस देश के क्रांति ज्योतिबा राव फूले जी, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले, जिनकी वजह से इस देश की महिलाओं को पढ़ने का आज़ादी प्राप्त हुई, जिनकी वजह से दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों को और उनकी महिलाओं को स्कूल जाने का रास्ता मिला, उन महिलाओं के जो पति हैं आज वो क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो सामंतवादी लोग हैं उनकी भी महिलाओं के स्कूल के जाने का रास्ता सावित्रीबाई फूले, क्रांति महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने ही खोला था। आज इस देश में पिछड़ों की आबादी 65% है, लेकिन क्या ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले उन्हें जानती हैं? लक्ष्मण यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग और भी तमाम ऐसे लोग जो माता सावित्रीबाई फूले की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई में अपने समाज में इन लोगों की विचारधारा पहुंचा पाए हैं? यादव समाज की तो बात छोड़ दीजिए, क्या माली समाज, जिस समाज से क्रांतिकारी ज्योतिबा राव फूले आते हैं, माता सावित्रीबाई फूले आती हैं, क्या उस समाज में अभी भी इनको लेकर जागरूकता है या नहीं? ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि आज ज्योतिबा राव फूले जी की मूर्ति को किसी अराजक तत्वों ने तोड़ा है। इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है। बड़ी खबर है, हम इसे विस्तार से समझेंगे। और बीएसपी के एक प्रवक्ता हैं डॉक्टर एमएच खान ने बहुजन समाज पार्टी की वो बातें बताई है जो शायद बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी नहीं जानता होगा। एमएच खान बीएसपी के प्रवक्ता रह चुके हैं, नेता हैं। एमएच खान ने बीएसपी के लिए क्या कहा है वो आपको बताएंगे, बहुत ज़रूरी है। दलित और यादव में आखिर क्या ऐसी भेदभाव पैदा हो गई है जो लगातार दलितों पर अत्याचार यादव समाज कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी, अब भरेगा वो टैक्स, यानी टैक्स में उतनी हिस्सेदारी, ये भी आपको बताएंगे। बड़ा स्लोगन है सवर्णों के द्वारा। और आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीति बहुत तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। हमारे यहाँ तो अखिलेश यादव सरकारी विभाग में भी दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे थे। तो ये भी आपको बताएंगे। लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर, बीएसपी की बात मैं कर रहा हूँ, लखनऊ बीएसपी प्रदेश कार्यालय पर एक लिस्ट तैयार हो रही है। उस लिस्ट में जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे पुराने वाले, उन सभी को शामिल करने की पूरी सूची तैयार हो चुकी है। तो ये भी आपको बताएंगे। अगर इसमें हम पहली खबर की बात करें तो यही खबर निकल कर आ रही है कि बीएसपी सत्ता में वापस कैसे आएगी। और बीएसपी को सत्ता में वापस आने के लिए अपने पुराने फार्मूले को अपनाना पड़ेगा, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से ही देश में मायावती जी का नाम रोशन हुआ था, यानी कि अकेले दम पर मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाया, जिसकी वजह से 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसका नाम आया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इतना कारगर साबित हुआ कि बीएसपी को सत्ता में पूर्ण बहुमत से लाकर खड़ा कर दिया। और सत्ता में तमाम वो लोग शामिल थे जो आज कई पार्टियों के शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, कई पार्टियों की शोभा बढ़ा रहे जो लोग, जिनकी पहचान बीएसपी से हुई है, मात्र बीएसपी से हुई है। चाहे वो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और बड़े नेता, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या फिर चाहे बड़े बड़े कोई नेता क्यों ना हों, सारे नेताओं ने ही बीएसपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद किसी और पार्टी में उनको स्थान मिला है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आखिरकार इंजीनियर सलीम मिर्जा ने लिखा कि लखनऊ प्रदेश कार्यालय से खबर है, जितने भी पुराने नेता एवं कार्यकर्ता हैं निकाला गया, उसकी वापसी सूची बनाने जारी है, जल्द उनकी वापसी कराई जाएगी। जय भीम, जय बीएसपी। तो ये सलीम मिर्जा जी ने लिखा है, ये सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर, क्योंकि खबर ज़्यादा है और मैंने खबर फिर वैसे बनाना शुरू कर दिया जिस पर यूट्यूब ने मुझे रोका है। वो कहता है कि आप 10-12 खबरें एक साथ मत बनाया करो। मेरे समाज के पास टीवी अखबार नहीं है,
मेरे समाज के लोग टीवी अखबार में काम नहीं कर रहे हैं। हम सबको किसी प्रकार एक छोटा सा मौका मिल गया है। वैसे यूट्यूब चैनल इतना जल्दी वायरल भी नहीं होता, लेकिन समाज का साथ है इसीलिए वायरल है। तो जब हमको मौका मिला है अपने समाज का बात रखने का, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है। कुछ लोग तो बिक जाते हैं, कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्पक्षता के साथ काम करते करते अंततः अंत हो जाते हैं। तो शायद लास्ट वाले पायदान पर मेरी स्थिति है, तो मैं काम करता रहूँगा और समाज में नाम तो होगा मेरा काशीराम साहब की तरह। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के सारे लोग खुश हैं और जातीय जनगणना हो ये बहुत ज़रूरी है। और जातीय जनगणना होने के बाद प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें आरक्षण लागू होना चाहिए, वरना जातीय जनगणना का कोई महत्व नहीं रह जाता। और जातीय जनगणना हो उसके बाद रिजल्ट तत्काल प्रभाव से आना भी चाहिए। आपको बता दें कि इस पर बड़ी खबर लिखते हैं कुछ विशाल पांडे जैसे लोग। ये लिखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, टैक्स में उतनी हिस्सेदारी। अब जातिगत जनगणना हो रही है, तो जिस जाति की संख्या अधिक हो वो टैक्स भी उसी अनुपात में दे। अनुपात में हिस्सेदारी लेनी है। टैक्स हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी संख्या अधिक है तो गरीब सवर्णों के समता के अधिकार को छीन लोगे? अगर मेरिट योग्यता की जगह जाति को वरीयता देकर आरक्षण और नौकरी दी जा रही है, तो सीधी सी बात है टैक्स भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ये मुझे लगता है बीजेपी के आईटी सेल हैं। अब इन्हें योग्यता इनके अंदर बहुत भरी पड़ी है, लेकिन इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि किसी मूर्ख इंसान से ये कम नहीं है। पहली बात तो ये गरीब भिखमंगा ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, तो ये टैक्स कैसे ज़्यादा पे करते हैं। दूसरी बात इन्होंने लिखा कि अगर योग्यता की बात आई तो तुम हमसे आगे नहीं हो पाओगे। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ आया है वो एसटी समाज से भी कम आया है। यानी कि जहाँ पर ब्राह्मण और जो आदिवासी चलने फिरने वाली जातियाँ हैं उनकी बात आ जाएगी, तो आदिवासियों को नहीं, ब्राह्मण को लिया जाएगा, सवर्ण को लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, आरक्षणधारी आ जाते हैं। तो दूसरी बात यह हो गई। और तीसरी बात, अगर ये बिजनेसमैन हैं तो क्या कोई बिजनेसमैन 10 किलो या 50 किलो या 10 कुंटल चीनी ला करके अकेले खाता है? वो जो 10 कुंटल चीनी पर टैक्स देता है, क्या वो टैक्स का पैसा जनता से नहीं लेता है? ये मूर्ख हैं, मूर्खों के सरदार हैं। यानी 85% लोग जो सामान रोज़मर्रा की सामान खरीदते हैं, वो जो टैक्स जाता है वो सरकार के पास नहीं जाता। 15% ज़्यादा टैक्स हुआ या 85% टैक्स ज़्यादा हुआ। इनको समझना चाहिए। मूर्खों के आईटी सेल को अभी सही से मुझे लगता है बीजेपी वालों ने ट्रेंड नहीं किया है, तो ये भी इन्हें समझना चाहिए। अगली जो बड़ी खबर है वो ये है कि दलित समाज पर यादव समाज इतना क्यों लड़ने भिड़ने पर उतारू हो जाता है। आपको बता दें कि गौरवपाल पत्रकार लिखते हैं कि जसवंत नगर इटावा में दबंग जातीय अजीत यादव, शिवम ब्रजेश मोहन ने दलित युवक सूर्य जाटव के साथ मारपीट की, उसकी सिर मुड़वा दिया। पीजीए एकजुट हो रहा है। युवक को जाति सूचक गालियां और सर मुड़वाया। सोचिए ये कृत्य अभी हो रहा है। सत्ता में अखिलेश नहीं है, सिर्फ सांसद हैं, यूपी से चुनाव जीते हैं लोकसभा का अखिलेश यादव। तब मैं फिर कह रहा हूं कि जहां भूले बिसरे हो उसे सुधार करो। बीएसपी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में दुरुस्त कानून व्यवस्था और प्रशासन के बारे में बताते हुए, बीएसपी का एक सांसद था जिस पर गरीबों की जमीन कब्जा करने का आरोप था, उसे मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाकर आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस से गिरफ्तार करवाया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो खुद के मंत्री के आरोपी बेटे को रिहा करवा देती है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है। तो ये एमएच खान लिखते हैं। एमएच खान ने कहा कि उस व्यक्ति को पकड़ना पुलिस के लिए असंभव था। दबंग आदमी था, सांसद भी था बीएसपी से, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पुलिस के हवाले उस सांसद को करवा दिया। खुद उसे ऑफिस पर बुलवाती हैं, उसके बाद पुलिस को बुलवाकर उसे गिरफ्तार करवाती हैं। तो इसे कहते हैं कानून के द्वारा कानून का राज कायम करना। आखिरी सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज के मसीहा और महिलाओं के मुक्तिदाता, शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है इसे। पुलिस प्रशासन उनके घर पर बुलडोजर चलवाए। ये पिछड़े समाज की, दलित समाज की मांग है।
इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की जिला भिंड का यह मामला है और जिला भिंड में कुछ असामाजिक तत्वों ने महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा बहुजन समाज। बहुजन समाज हमेशा दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज एकजुट होकर के इस मुद्दे को उठाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।